जैसे आपने कराया मुख्तलिफ मुल्कों का हवाला दिया कि वहाँ पर ये वाला निज़ाम तनज़्ज़ुली की तरफ है और लोग किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इस सोच को अगर देखते हैं और इससे पहले की सोच को देखते हैं जो इस्लाम पर हमलावर है और अब लोग जिसकी जो मरकज़ी ख्याल है, जो उसका तस्वुर है, वो उसके मुताबिक अपनी बुनियाद पर वापस जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस्लाम पर हमले ज़रा बंद हो जाएंगे कि या कम हो जाएंगे, या फिर उसके बाद जब ये अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे फिर वो दोनों आमने सामने होंगे? देखिए, अल्लाह ताला का एक बड़ा तयशुदा असूल है कि तुम जो कोशिश करोगे तुम्हें वो कुछ मिलेगा। हम हिस्ट्री के एक ऐसे टाइम पे हैं जो हमारी नस्लों के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि हमसे पहले कितनी हमारी मुसलमानों की नस्लें गुजर गई हैं जिन्होंने सिर्फ गुलामी में ही पैदा हुए, गुलामी में ही जवान हुए, गुलामी में बूढ़े हुए, गुलामी में ही मरे। वो गुलामी कभी हो सकती थी कॉलोनियलिज्म की सूरत में, कभी हो सकती थी इंस्टीट्यूशनल जो उन पे वो कब्जे थे, कभी किसी और मुल्क के, यानी कि वो ऐसा ही वो रहा। लेकिन तारीख का एक पैटर्न है कि वो हमेशा कुछ अरसे के बाद उसमें एक तब्दीली आती है, एक गालिब तहजीब होती है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाती है। हम वर्ज पे हैं एक गालिब तहजीब के खात्मे के, बिल्कुल एंड पे खड़े हैं। तो जो वेस्टर्न हेजेमनी है, जो उनके अपने अंदाजों के मुताबिक, थिंक टैंक्स के मुताबिक तकरीबन 40 से 60 साल वेस्ट की हेजेमनी रहेगी, उसके बाद ये खत्म। सो क्वेश्चन फॉर अस इज नाउ कि क्या हम भी, जैसे आपने कहा कि लोग अपनी ओरिजिनल फिक्र की तरफ जा रहे हैं, क्या हमें भी जाना चाहिए? एब्सोल्युटली जाना चाहिए। 40 से 60 साल का अरसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक जनरेशन के अंदर अंदर ये टाइम गुजर जाता है। तो उसके लिए फिर इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, अपने पॉलिटिकल थॉट को रिवाइव करना, अपनी सोशल थ्योरी को रिवाइव करना, अपने जस्टिस सिस्टम को रिवाइव करना, ये जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि वेस्टर्न हेजेमनी तो कोलैप्स होनी है, इस जनरेशन में नहीं अगली में होनी है, वो तो तयशुदा है, वो इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ चली गई है। आबादियां खत्म हो रही हैं, डेट इतना ज्यादा है कि सिस्टम में इतना पैसा ही नहीं है जो उन्होंने रीपे करना है। इंसान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जनरेशंस वर्षे में कर्जा छोड़ के जा रही हैं। पहले होता था एक बाप कर्जा छोड़ के जा रहा है, उसके बेटे ने उतारना है। अब जनरेशंस हैं जो वर्षे में कर्जा छोड़ के जा रही हैं। देयर इज नो मनी टू पे दैट ऑफ। टेक्नोलॉजी ज्यादा जो है वो फार ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है, जापान और कोरिया एंड सो फोर्थ, यानी कि नथिंग हैपनिंग देयर। तो इसमें एक बहुत बड़ी स्पेस बन रही है, हमें अपने सिस्टम्स की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास एक एरा गुजरा है जिसके नाम से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, बहरहाल तारीख ने उसको नाम दिया गोल्डन एज, कि जिसमें हमारे साइंसदान थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियंस थे। उस अहद को रिवाइव करना एक जनरेशन के अंदर अंदर ये किया जा सकता है। इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट बट इट्स वेरी मच अचीवेबल। अच्छा हंजला साहब, अगर कोई मतलब किसी को हमें छेड़ में कहते तू बड़ा लिबरल मुसलमान नहीं, देखिए ये इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि इस्तिलाहात है ना, तो हता कि यानी हमारे यहाँ तो ये भी मुआशरे में है ना कि किसी को कह दिया जाता है अगर उसकी दाढ़ी है तो मौलवी कह दिया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग किसी ने दाढ़ी मुबारक है और उसने साथ में सूट पहना हुआ तो उसको भी कहेगा ना, हाँ, देखो। अच्छा ये वो दाढ़ी भी रखी है, सूट भी। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली मतलब एक कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि ये दुरुस्त हों। अब इसी तरह ये वाला कंस्ट्रक्ट है कि लिबरल हमारे यहाँ अमूमन जो मतलब देखे ना, मुशर्रफ साहब ने ये इनलाइटनमेंट और रोशन ख्याली ये टर्म्स मुशर्रफ के दौर में दौर रोशन ख्याली मीडिया पे आना शुरू हुआ, उसकी बड़ी तशरीहात और सारा कुछ चलना शुरू हुआ था। ये उस दौर में पाकिस्तान में ये तब आया था। तो इससे क्या मुराद लिया जाता है? इससे मुराद लिया जाता है हमारे मुआशरे में कि वो एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल वो कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, वो एक उसकी अपनी सी एक डेफिनेशन है जो बड़ी मिक्स्ड किस्म की है। वो वेस्ट का लिबरल नहीं है, वेस्ट की लिबरल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि वेस्ट की लिबरल डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ कि बस जो माजी की हमारी रिवायात चलती आ रही हैं सोसाइटी की, वो उनसे डिफर करता है और उन पर क्रिटिक को या उनसे हटकर चलने को वो बुरा नहीं समझता। लेकिन उलमा और मशाइख के साथ भी बैठते रहे, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। जी। तो हमारे यहाँ ये जो लिबरल की जो डेफिनेशन है ना, तो वो ये अब ये जारी बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी आदमी को ये बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कहलवाता है कि यार मैं तो लिबरल हूँ भाई, मैं तो बड़ा रोशन ख्याल हूँ। अच्छा, उसको खुद भी नहीं मालूम है कि ये लिबरल से क्या मुराद है जो मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह एक आदमी है जो अपने मजहब को ज्यादा पसंद करता है, उसके नजदीक वो समझते हैं कि लिबरल गाली है। तो अल्फाज का या इस्तिलाहात का जो माना है या जो उनका मफहूम है वो समझना जरूरी है। तो लिबरल जो असल माना में है उसके तहत तो कोई एक मुसलमान लिबरल नहीं हो सकता। या वो मुसलमान हो सकता है या वो लिबरल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते? कैसे सर? जो कल्चरल आइडियोलॉजी की बात है तो कतई तौर पे नहीं हो सकते। इकोनॉमी की बात करें तो टू सम एक्सटेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो लिबरल इकोनॉमी या नियो लिबरल इकोनॉमी या नियो कैपिटलिज्म जो है या इवन क्लासिकल कैपिटलिज्म है, उसकी बहुत सी प्रोविजंस ऐसी हैं जो इस्लाम के साथ मिलती हैं। श्योर यू कैन से ये मार्केट की फ्रीडम एंड सो फोर्थ, श्योर यू कैन टेक सम ओवरलैप्स इज देयर। लेकिन जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो सस्पेक्ट
उससे मुराद ज़्यादा कल्चरल लिबरलिज्म होता है, वो तो हम नहीं कर सकते। और उसकी इजाज़त इस्लाम की ज़रूरत भी नहीं है ना। मेरा एक, जब मैं यूके में था तो मेरा एक दोस्त ब्रिटिश, जिसे हम गोरा कहते हैं, वो हंसी मजाक में वहाँ पे काफ़ी, आपसे अगर अच्छे ताल्लुकात हो तो आप मजाक में दूसरे को बहुत कुछ कह सकते हैं। मुझे कहता तुम भी लिबरल हो जाओ। मैं क्यों लिबरल हो जाऊँ? कहता है कि देखो हमारे यहाँ जो आज़ादियाँ हैं ये, मैंने कहा मैं अपनी आज़ादियाँ क्यों कंसीड करूँ? पहली बात यह तो मुझे बताओ कि न्याय तुम्हारे पास क्या है? कहता क्या मतलब? मैंने कहा वो तुम शराब पीते हो, ग्रीक्स पीते थे, तुम्हारे यहाँ जिन्स परस्ती है, ग्रीक्स में भी थी, तुम्हारे यहाँ आउटसाइड वेडलॉक रिलेशनशिप है, ये तो रोमन्स ग्रीक सब में थी। यानी कि मॉडर्निटी या लिबरलिज्म के नाम पे वो मॉडर्न चीज़ कौन सी मुझे दिखाओ? तो सारा हज़ारों साल से पत्थर के ज़माने से चला आ रहा है। मजहब ने तो उसको बेहतर तौर पे रेगुलेट किया है, तो हम मॉडर्न है, तुम, आई मीन हु आर यू? तो खैर वो बात थोड़ी आगे बढ़ी, तो कहता है कि देखो यार हमारे पास जो आज़ादी है, मैंने कहा जो मेरे पास आज़ादी है मैं वो क्यों कंसीड करूँ? कहता है कौन सी? मैंने कहा यार मैं वैसे मुसलमान मर्द 4 शादियां करने में लिबरल हूँ, तुम दूसरी गर्लफ्रेंड रख के दिखा लो। तो कहता है कि मैं कभी मुसलमान हुआ तो उसी वजह से हूँ। तो फिर हमारी अपनी आज़ादियाँ हैं, व्हाट वुड आई कंसीड दैट? ठीक। अच्छा, जैसा जो हम इस चीज़ की आज़ादी और मुसावात का जो हम जिक्र कर रहे हैं, और जैसे अभी एक हवाला दिया, ये आज़ादी के कॉन्सेप्ट है ना। आज़ादी है तो इस्लाम ने भी तो आज़ादी दी है, फवाहिदतम मसना वसुला सवारुबा। तो अगर उसने इस एक बात के ऊपर इस्लाम कबूल करना है तो इस्लाम ने तो उसकी इजाज़त दे रखी है। नहीं देखिए, आज़ादी और मुसावात ना, देखिए कॉन्सेप्ट वही वाली बात है कि मैंने पहले बात की थी, मुतलक आज़ादी नहीं है। तो आपको किसी न किसी सिस्टम के तहत रहना है जहाँ पे आपको अपनी कुछ लिबर्टीज को कॉम्प्रोमाइज करना है। तो आई वुड प्रेफर कि मैं किसी इंसान के बनाए हुए सिस्टम में अपनी आज़ादियाँ कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में अपनी आज़ादियाँ क्यों ना कॉम्प्रोमाइज करूँ, क्योंकि ही नोज मच बेटर। हमें तो इस्लाम में कहा ना, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल, वो रहीम है, वो गफूर है, और वो मुझे ज्यादा बहुत अच्छे से जानता है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। तो मैं उसके सामने अपनी आजादियां देखे ना, अल मुस्लिमु मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह। तो मुसलमान वो है जो अल्लाह के सामने सरेंडर कर देता है। तो मैं एक इंसान के सामने सरेंडर करने की बजाय क्यों ना अल्लाह के सामने सरेंडर करूं, ताकि मैं किसी, देखिए ना इस्लाम है भी तो यही है ना, बहुत सारे माबूदों की उससे आपको गुलामी से निकाल के एक अल्लाह की अबूदियत में, एक अल्लाह के उसके सामने लाके खड़ा करता है। तो दिस इज मच बेटर। ये आज़ादी और मुसावात कहीं ज्यादा है कि जिसमें मतलब मैं आप ये कहें, मैंने 2-3 दफा पहले जिक्र किया कि आप ये कहें कि इस कॉन्सेप्ट पे जो शख्स पूरा नहीं उतरता तो उसको तो कत्ल करने का भी जवाज है। तो ये तो इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम तो कहता है कि किसी एक इंसान को भी बेजान आपने मार दिया, और मन कतल, तो उसमें ये भी तो है ना कि जिसको एक किसी को बेजान को कत्ल किया बगैर किसी वजह के, तो गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो हम तो ऐसी मुसावत से भले इसका वाज़े राजा साहब ये है ना कि कुरान ये कहता है कि मिन ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। तो ये तो 2 चीज़ें हमने सामने खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और हमारे लिए तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। और कुरान की जो उसूल है उसके मुताबिक, अगरचे बात बनी इसराइल के लिए, लेकिन चूंकि इसकी तनसीख नहीं की गई तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हम तक भी हो जाती है। तो ये हमारे लिए तो ये उसूल बन गया है। लेकिन जो लिबरलिज्म का प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें, ये एक इम्पॉसिबल पोजीशन है। लिबरलिज्म का अल्टीमेट एम क्या है? तो ये बात मैं कहने लगा हूँ, ये टेक्निकल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिबरल्स को समझ आ जाए कि इसके अंदर इनहेरेंट फ्लॉ क्या है। देखें, लिबरलिज्म कल्चरली इंडिविजुअलिज्म पे खड़ा हुआ है, जिसमें अफराद की आज़ादी है। लेकिन लिबरलिज्म मजमूई तौर पे एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, क्योंकि जब इसे पूरी दुनिया पे आप इसे इम्पोज करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं फिर हर इंसान की आज़ादी है, वो जो मर्जी करे। आप ये कह रहे हैं कि इस एक आइडियोलॉजीज का नाम हमने लिबरलिज्म रखा हुआ है, इसके अंदर जो आज़ादियां हम आपको दे रहे हैं आप वही एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाहर वाली नहीं कर सकते। एक कलेक्टिव आइडिया है। But the difficult question is how should we achieve that? इसको अचीव कैसे करेंगे? अब जो लिबरल इंटरनेशनल थ्योरी है वो ये कहते हैं कि दुनिया में अगर सारे लिबरल हो जाएं तो जंगें खत्म हो जाएंगी। ये इसकी थ्योरी है। But then the question is कि दुनिया में हम लिबरल कैसे लोगों को करें? एंड आइडिया ये है, जो हमें पैटर्न भी नजर आता है, इस पे आप बहुत से रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल हैं, कि आप एक मुल्क में जंग स्टार्ट कराएं और उसके बाद उसमें उसकी डिस्टेबिलिटी हो, और उसके बाद आप एक रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें लंबा 15 साल 20 साल, और उस मुल्क को आप अमेरिका के इमेज में रिक्रिएट करें। तो इस तरह से लिबरलिज्म फिर थ्रू वॉर्स बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका एम यह है कि लिबरलिज्म जब दुनिया में आम हो जाएगा तो जंगें बंद हो जाएंगी, तो उसको
अचीव करने के लिए आप जंग का ही पहले जंग शुरू करेंगे और एक्सपीरियंस हम अफगानिस्तान में पहले जंग शुरू करेंगे। जी जी, पहले जंग शुरू करेंगे, फिर मुखालिफिन को खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये वो सोच है जो, अगर बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, अंदला साहब आपका, अलामा आपका। और ये वो एक बुनियादी नुक्ता है, अगर आप इसी से शुरू कर लें कि इस्लाम अमन की बात करता है, और जब आप हज के बारे में जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पढ़ते हैं, या फिर उससे पहले वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ते हैं, तो कोई चीज़ आपके सामने रहती नहीं है। अगर आपने नहीं मानना है तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। इसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान इस्लाम ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लामा आपसे गुजारिश है कि दुआ